आई थिंक अभी वॉइस क्लियर होगी, है ना? ठीक है। कुलदीप, वॉइस ठीक है? प्रवीण, चलो आज बेसिकली इस क्लास में हमें क्या करना है, दो टॉपिक करने हैं। एक टॉपिक हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा हमारे पास रहेगा गॉस लॉ। तो इन दो टॉपिक्स को ही हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले वाले टॉपिक से स्टार्ट करता हूं। आई थिंक कि अभी सभी चीजें क्लियर है। हम्म, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए हमारे पास जो साइंटिस्ट है वो चीजों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है और दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अगर हम उसके पास में लेके आते हैं तो वो रेपल करता है, या फिर पॉजिटिव चार्ज के पास अगर हम नेगेटिव चार्ज को लेके आ जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रेपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीजें हमने पढ़ ली थी। इनको फिर क्वांटिफाई किया कि कितनी फोर्सेस से अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, रेपल कर रहे हैं, तो कितनी फोर्सेस से कर रहे हैं, इसको हमने क्वांटिफाई किया कूलम्स लॉ की हेल्प से। फिर हमने देखा कि यार क्यों, मतलब हमारे पास जो फोर्स है वो दूर कम हो रही है, तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, ताकि हम विजुअलाइज भी कर सकें, देख सकें। इसी तरीके से उसमें एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है ना, विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर रहे थे। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। ये बेसिकली हम दोबारा से क्वांटिफाई कर रहे हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया में है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया में, इसको हम क्वांटिफाई कर रहे हैं। इस क्वांटिफिकेशन के प्रोसेस के लिए हम ये कहते हैं कि फ्लक्स की अगर बात करते हैं तो इसको मैं फाई लिख रहा हूं। फाई के नीचे अगर मैंने ई लगाया तो डेट मीन्स की इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अभी हमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ना है तो उसके लिए बी को हम डिफाइन करेंगे। तो जो फाई हमारे पास रहता है इसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी ई डॉट ए। तो ये बेसिकली एक डॉट प्रोडक्ट हमारे पास है। ये एक डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का और इसके अलावा हमारे पास एरिया का। इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे हमारे पास है एरिया। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है उसको भी देखते हैं। ये एक चीज को क्वांटिफाई कर रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया से पास कर रही है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया से पास कर रही है। जैसे कि मैंने इस एरिया को कंसिडर कर लिया यहाँ पे कि मेरे पास एक एरिया है। इस एरिया को हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है और हमारे पास कहीं से भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, जैसे अगर मैं पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले लेता हूं इस तरीके से, हमने एक पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे ले ली और ये मैंने एरिया यहां पे लिया हुआ है। अच्छा, इस एरिया का एक लेफ्ट साइड है, इस एरिया की एक लेफ्ट साइड है और एक साइड हमारे पास राइट साइड है। राइट, एक को मैं लिख रहा हूं राइट साइड। अब आप देखिए कि लेफ्ट साइड में एंट्री हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या हो रही है, लेफ्ट साइड में हमारे पास एंट्री हो रही है। मैं ये कह सकता हूं कि भाई लेफ्ट साइड में हमारे पास एंट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो रही है और राइट साइड में हमारे पास क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, एग्जिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर बाहर की तरफ निकल रही है हमारे पास। तो आज से, अभी से आप एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आप अगर पहली बार पढ़ते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है ये क्या हो गया। हमारे पास जो एरिया होता है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहां से हमें जरूरत है कि एरिया को हम वेक्टर बना के चलें, तो इसलिए हम मान रहे हैं कि एरिया वेक्टर है और कैलकुलेशन में भी रिक्वायरमेंट रहेगी। अब ये जो एरिया हमारे पास वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। अगर मैंने इसको एरिया माना है तो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। अब हम जनरली जो बाय डिफॉल्ट हम लेके चलते हैं, तो जो आउटसाइड रहती है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास चल रही है, या फिर मैं बोलूं कि आउटसाइड वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये वाली डायरेक्शन मेरे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ये मेरे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है, तो उसको मैं पॉजिटिव कंसिडर करके लेके चलूंगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास, इसके अलावा एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, एरिया वेक्टर भी हमारा इस साइड, दोनों की डायरेक्शन हमारे पास सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास थीटा यहां पर कितना है, थीटा हमारे पास 0 डिग्री है।
और इसी तरीके से अगर मैं इस साइड बोलूं तो हमारे पास देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ जा रही है, एरिया वेक्टर जो होगा आपके पास वो इस तरफ था, इस तरफ की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमारे पास है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस अगर चल रहा है तो मेरे पास क्या रहेगा, इस तरफ रहेगा एरिया वेक्टर, राइट। तो अब इसमें एंगल हमारे पास कितना आया, ये एंगल हमारे पास आ गया 180 डिग्री, तो यहां पे एंगल जो हमारे पास है वो कितना है 180 डिग्री। क्या ये बात, छोटी मोटी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, एरिया को हम एक वेक्टर कंसीडर करेंगे और उसकी जो डायरेक्शन रहेगी डेट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहां पे मैं कुछ नोट लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो हमारे पास होता है ये रहेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। आउटसाइड सरफेस को हम पॉजिटिव कंसीडर लेके चलेंगे कि आउटसाइड हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है, बाय डिफॉल्ट ये इसी तरीके से लिया जाता है। बाकी आपको क्वेश्चन में क्या है, घुमाने के लिए कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। पहली चीज तो ये आपके पास हुई। दूसरी चीज, आपके पास जो फ्लक्स आप लेके चल रहे हैं फाई ई, तो इसी फाई ई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मेरे पास ई ए कॉस थीटा है, और इसी फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास छोटे छोटे एरियाज अगर हमें कंसिडर करने पड़ जाए कि ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन इस तरीके से अगर हम कर लेंगे तो ये फ्लक्स है। तो फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए हम ये इन दो चीजों का यूज करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए इन दो चीजों का हम यूज करते हैं। असली मतलब क्या होता है, अब कोई पूछेगा कि सर एग्जाम, मुझे अगर बोर्ड का एग्जाम देना है तो फिर मैं क्या लिखूंगा, तो आपको लिखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। तो ज्यादा ज्यादा हमारे पास अगर नंबर ऑफ लाइंस रहेंगी तो ज्यादा फ्लक्स, कम रहेगी तो कम हमारे पास। क्या ये बात समझ में आई? अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास किस किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, पर मैं एक बार यहां पे भी समझाता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैंने यहां पे माना कि मेरे पास एक पर्टिकुलर इस तरीके से एक एरिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी यूनिफॉर्म ही मान के चलते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कई इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो आपने यहां पर देखा कि आपके पास जो एरिया वेक्टर है इसको आप परपेंडिकुलर लेके चलेंगे, तो एरिया वेक्टर आपके पास यहां पर है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमारे पास जो एंगल है वो कितने डिग्री का एंगल है, वो एंगल हमारे पास है 0 डिग्री का इस केस में। तो इस केस में अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स को बस मैं लिखूंगा कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दो और एरिया की वैल्यू बता दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। बट इसी केस में अगर अगर हमने क्या किया, इसी को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, या इस तरफ से ऐसे टिल्ट कर देते हैं, आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया, जो पहले आपके पास एंगल था उससे आपने इसके टिल्ट कर दिया इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास ऐसे ही आ रही है, तो अब बताइए कितना डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास ऐसे ही आ रही है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब एरिया वेक्टर तो चेंज होगा ना भाई, एरिया वेक्टर में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये हमारे पास टर्न हुआ तो इसका मतलब कि एरिया वेक्टर हमारे पास इधर आ गया, परपेंडिकुलर रहेगा एरिया वेक्टर हमारे पास, तो एरिया वेक्टर मेरे पास इधर गया। और अगर मैंने मान लिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इस तरफ जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एंगल आप बताइए क्या ये एंगल भी थीटा नहीं होगा? भाई पहले 0 डिग्री पे था, अब अगर मैं इसको हल्का सा मैंने थीटा डिग्री घुमाया तो ये एंगल भी तो कितना घूमेगा, थीटा घूमेगा। अब इस एरिया वेक्टर को देखिए, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये चीज नोट कर लीजिए, पूरी फिजिक्स में चलती है, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं उसका मतलब रहता है कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी आ रही है? बिकॉज जो भी वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास होती है उन दोनों की डायरेक्शन को हम सेम कर देते हैं। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वर्क आता है, दोनों की डायरेक्शन सेम लेके चलते हैं, फोर्स भी डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रहेगी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। यहां पर हमारे पास इस तरीके से येलो है, येलो को हमने क्या करा, अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया है, इस एरिया वेक्टर को या तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओ या इस
इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ले जाओ। तो इस केस में आपके पास जब फ्लक्स आप निकालेंगे तो ये फ्लक्स आपके पास आएगी ई ए कॉस थीटा, है ना, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर का अगर मैं कंपोनेंट इस तरफ अगर निकालूंगा, इस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट अगर हम दूसरी तरफ निकालें तो हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास रहेगा ए कैप कॉस थीटा। क्या बात समझ रहे हैं? ठीक है प्रवीण कुमार, ये चीज समझ में आई? ठीक, चलिए आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, साफ साफ दिख रहा है प्रवीण? इसका आंसर बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। वर्ती, सुहास, प्रवीण कुमार। एक पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। तो मेरे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करवाने के लिए आपको एक काम करें, एक टेबल बना देता हूं। इस तरीके से आपके पास एक टेबल है और यहां पे हमने मान लिया कि एक स्क्वायर रखा हुआ है आपके पास। टेबल 2D फिगर रहती है तो टेबल पे एक स्क्वायर पूरा आ सकता है, तो हमारे पास एक स्क्वायर रखा हुआ है और एक किसी पॉइंट पर हमने एक चार्ज प्लेस कर दिया है, एक किसी पॉइंट पर हमने एक चार्ज प्लेस कर दिया है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द फ्लक्स, आपको फ्लक्स निकालना है थ्रू दी, थ्रू किसके थ्रू, स्क्वायर के थ्रू। स्क्वायर के थ्रू कितना फ्लक्स रहेगा? तो अब ये अगर चार्ज आपके पास है, अगर चार्ज आपके पास है, आपको पता है इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी आपके पास, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या निकलेगी, हर डायरेक्शन में निकलेगी, हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में निकलेगी भाई। थ्री डी इमेज है, 3D इमेज मतलब इस तरीके से सूरज रोशनी देता है उस तरीके से हमारे पास निकलेगी। आपको एरिया दे रखा है, आपको चार्ज दे रखा है, सोचो थोड़ा सा, आपको एरिया दे रखा है, चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगी, क्या कोई भी इस एरिया वेक्टर की, अगर मैं इस, ये अगर मेरे पास एरिया है, अगर हम इसको एरिया कंसीडर कर रहे हैं, अगर ये मेरे पास एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर क्या रहेगा, ऊपर की तरफ ये रहेगा। इसको मैं कह सकता हूं कि एरिया वेक्टर मेरे पास यहां पर है ना, ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर की रहेगी। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी वो सारी की सारी इस स्क्वायर से क्या पास होगी, स्क्वायर से, अबे नहीं यार, स्क्वायर से, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्क्वायर में जाती है वो फ्लक्स है। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया में जा रही है। आपने अगर चार्ज को ऐसे रखा है, क्या एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्क्वायर के अंदर जा सकती है क्या, अंदर जा सकती है या बाहर जा सकती है? यहां पर जो लाइंस हैं ये सारी पैरेलल निकल जाएगी सरफेस से, अंदर नहीं जा सकती। खुद सोच लो, कोने पे अगर रखी है, यहां पे कोई चीज रखी है, यहां से इसके अंदर कैसे चली जाएगी? मतलब अगर मेरे हाथ ऐसे है, मैंने यहां पे रख दिया, तो यहां से अगर मैंने ये अंगूठी अपनी यहां पे कोने में लगा दी, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के यहां पे अंदर नहीं जा सकती ना। तो आप देखिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर नहीं जा सकती है, क्योंकि मैं ये भी कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है 90 डिग्री पर रहेगी, अगर आती भी है कोई है तो। क्या बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा 0, इसका आंसर हमारे पास रहेगा 0। क्या ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, क्लैरिटी आती है कि अच्छा फ्लक्स क्या कहने का मतलब था, कि एक पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुसनी तो चाहिए, कुछ घुसेगी कुछ बाहर निकलेगी, इनसाइड एंट्री होगी और आउटसाइड हमारे पास निकलेगी। आई होप कि वो चीज जो मैं समझाना चाह रहा था वो यहां से क्लियर हुई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास बोला है कि फाइंड आउट द फ्लक्स, हमें फ्लक्स निकालना है थ्रू द कर्व्ड सरफेस। ये एक हेमिस्फीयर आपको दे रखा है, हेमिस्फीयर में ये जो सरफेस है हमारे पास ये कर्व्ड नहीं है,
ये हमारे पास प्लेन सरफेस होता है। लिड आप मान लीजिए जैसे एक कटोरी है, कटोरी के ऊपर अगर मैं लिड लगा दी तो एक लिड होगी, और ये वाला कर्व सरफेस है, इसको मैं ऐसे यहां पे लिख भी देता हूं कि भैया ये क्या होगा, ये प्लेन सरफेस होगा, ये तो प्लेन ही होगा ना, और ये वाला सरफेस आपके पास क्या है, ये कर्व सरफेस है। ठीक है, ये वाला सरफेस प्लेन है, ये कर्व्ड है। बोल रहा है कि रेडियस इसकी आर है इफ इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसे रखा हुआ है, तो कितना आपके पास इस हेमिस्फेयर से फ्लक्स आ जाएगा, कितना फ्लक्स यहां पर आएगा इस हेमिस्फेयर का, बता सकते हैं। कर्ड सरफेस की अगर बात करें तो कैसा रहेगा। अब आप मुझे बताइए, जितनी भी मतलब अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे अगर फ्लक्स निकालना है तो मुझे रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाए और एरिया पता लग जाए, यहां पर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाए और एरिया पता लग जाए, बस यही चीज तो हमें मल्टीप्लाई करनी है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये ई तो चेंज नहीं होगा। एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया देखिए आपके पास सर्कल का ही तो एरिया है, एरिया आपके पास क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही, पाई आर स्क्वायर आएगा। टू क्यों आएगा, टू क्यों आएगा, और पाई आर स्क्वायर बाय टू लिखा है, अच्छा पाई आर स्क्वायर बाय टू लिखा है। अरे यार, सर्कल पूरा सर्कल नहीं दिखेगा, कटोरी अगर पूरी दिख रही है, जैसे मैं पानी पीना पड़ेगा पूरा, फिर दिखाना पड़ेगा। ये ग्लास है, इस ग्लास को मैंने अगर ऐसा किया, ये आपको सर्कल नहीं दिख रहा क्या, सर्कल का ही तो एरिया रहेगा भाई, जितना भी इसमें जाएगा, पीछे कैसी भी शेप है इस ग्लास की, कैसी भी शेप हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल अंदर घुस रही है उतनी निकलेगी। क्या समझ में आई बात प्रवीण, भाई जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुसेगी उतनी बाहर निकल जाएगी, यही फ्लक्स है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, तो हमारे पास स्क्वायर का मतलब इसका एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, आपके पास यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एचसी वर्मा का काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, और पहले ही क्वेश्चन में काफी बच्चे हिल जाते हैं, हमने देखा है जब ये क्वेश्चन देते हैं। सिमिलर टाइप का एक एग्जांपल भी है एचसी वर्मा में। एचसी वर्मा एक ऐसी बुक है जिसको आप सही से अगर कर लें तो मतलब आप इंश्योर रह सकते हैं कि आपके जेई मेंस में काफी अच्छा स्कोर आ जाएगा। मतलब फिजिक्स में और किसी बुक को आपको टच करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका हर एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअली पता हो, रटा नहीं, कॉन्सेप्चुअली पता हो, और पैटर्न्स आपको पता हो, पैटर्न्स रटे होने चाहिए कि ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, है ना, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पता हो। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखेंगे, आपको क्या दे रखा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर की फॉर्म में आपको दे रखा है कि 3/5 ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू अलग से दे रखी है यहाँ पे, और इसको दे रखा है कि आई कैप में जा रहा है, प्लस आपके पास है 4/5 ई नॉट, और ये दे रखा है आपके पास ये कि जे कैप में है। आपको फ्लक्स निकालनी है थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। इसको समझिए कि क्या चीज दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी विजुअलाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि क्या चीज चल रही है, और जितना बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, जितना अच्छी तरीके से आप विजुलाइज कर पाएंगे, उतना ज्यादा आपको चीजें समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे ये मैंने माना कि एक्स एक्सिस है, ये मैंने माना वाई एक्सिस है, और ये मैंने माना कि जेड एक्सिस आपके पास है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक्स एक्सिस में हमारे पास कोई चीज अगर चल रही है तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास है आई कैप। वाई में अगर कोई चीज चलती है तो इसको हम कहते हैं के कैप, और जेड में अगर कोई चीज चलती है तो इसको कहते हैं के कैप। ठीक है, आपके पास एक स्क्वायर रखा हुआ है, आपके पास एक स्क्वायर रखा हुआ है, और स्क्वायर किस प्लेन में रखा हुआ है, वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है। वाई जेड प्लेन का मतलब है कि एक एक्सेस वाई होगा, दूसरा एक्सेस जेड होगा। तो वाई जेड प्लेन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे पास वाई जेड प्लेन कहां पर होगा भाई, कुछ इस तरीके से होगा वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन का है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ कि वाई जेड प्लेन का है। प्रवीण समझ में आ रहा है ये बात, तो ये मेरे पास वाई जेड प्लेन हुआ। अब ये जो वाई जेड प्लेन हमारे पास है, अरे निकाल दिया तुमने तो, हाँ 240 बिल्कुल सही है। ये जो वाई जेड प्लेन हमारे पास है, सबसे पहले मुझे इसका एरिया देखना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है। तो अगर इसका एरिया वेक्टर मैं इस डायरेक्शन में लूंगा तो ये कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, ये आई कैप की डायरेक्शन में आ रहा है। इसका एरिया वेक्टर जो रहेगा मेरे पास, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, आई कैप की डायरेक्शन में रहेगी। इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन
हमारे पास आई कैप की डायरेक्शन में रहेगी। क्यों? एक्स एक्सिस की तरफ ही तो आएगा, वाई जेड प्लेन में अगर हमारे पास रखा हुआ है तो। अब हमें क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट करना होता है। डॉट प्रोडक्ट इतना सिंपल प्रोडक्ट है कि आपको आई वाली टर्म आई वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करनी होती है, जे वाली के साथ ही मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर मैं एरिया वेक्टर को लिखूं तो एरिया वेक्टर हमारे पास रहेगा 0.2, एरिया वेक्टर हमारे पास हो जाएगा 0.2, और मीटर स्क्वायर तो है ही, तो उसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास आई कैप। और हमें क्या निकालना है, फाई निकालना है। तो फाई क्या होता है, ई डॉट ए। फाई की वैल्यू अगर ई डॉट ए कहूं तो बस मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आएगा 3/5 इंटू 0.2 इंटू ये जो ई नॉट की वैल्यू है ये भी आपको मल्टीप्लाई करनी है, 2 × 10⁻3। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। एक काम करें, एक जीरो इसको दे देते हैं, ये 20 हो जाएगा, है इंटू 20/5 4, 4 और 10⁻2, 6×4 = 24। एक जीरो इधर दिया, 200। टू फोर जीरो जीरो नहीं, मैंने क्या किया, एक जीरो इधर दे दिया, इसको 2 बना दिया, ये मेरे पास ये 2 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। अच्छा, एक जीरो और काट दिया यहाँ से, तो इसे 20 बना दिया, मैंने अपने मन मन में ही सॉल्व कर दिया था। ठीक है, फिर इसको अगर मैंने कट किया तो ये 4 आएगा, तो 3 4 6 × 4 और 10⁻1। ठीक है, 240 आपके पास वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी फ्लक्स की। ठीक है, आई होप। ठीक है प्रवीण, इसी तरीके से किया होगा। यहां पे मेन चीज ये थी कि आपको समझ में आया कि अच्छा ये प्लेन ऐसे रखा है तो इसका मतलब कि कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ओरिएंटेशन अगर हमें क्लियर रहेगी, गॉस लॉ जब हम पढ़ेंगे तो ओरिएंटेशन अगर हमें क्लियर है तो यानी कि सब कुछ क्लियर रहेगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चा मतलब अगर मैं उनको दे दूं तो फिर वो पहले डाउट जरूर पूछता है, और अगर हम करवा देते हैं तब उसे डाउट नहीं आता, तब लगता है कि सर बहुत इजी है। तो मैं चाहता हूं कि पहले तुम इसे करो, पर थोड़ा सा टाइम डिले है तो मैं हल्का सा ही टाइम दूंगा। ये क्वेश्चन भी बहुत लोग पूछते हैं और काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर मैंने जेई में देखा है कि 3-4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट है और हर कोई टीचर इसे लेता ही है। देखिए फिगर आपको दे रखी है, मतलब यही फिगर है जेई, मैंने उसका डायरेक्टली क्वेश्चन उठा लिया है। दे रखा है कि शोज अ चार्ज क्यू, यहां पे आपने चार्ज प्लेस किया हुआ है, ये आपके पास सोर्स चार्ज है, इसे कहते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, जहां पे आपने प्लेस किया हुआ है एक चार्ज एट द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फीयर, एक दूसरा चार्ज आप रख रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा चार्ज आप रख रहे हैं जो कैपिटल क्यू आपके पास है, बट उसकी जो लोकेशन आपके पास है वो ए बी सी डी आपको दिख रही है, यहां पे दे रखा है अलग अलग लोकेशन दे रखी है, ए बी, आपके पास सी इधर दे रखा है, डी इधर दे रखा है, ऐसी अलग अलग लोकेशन दे रखी है। बोला है कि किस पोजीशन में हम ये सेकंड चार्ज को रखें सो डैट की फ्लक्स जो है ना, सो डैट दी फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दी हेमिस्फीयर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, सेम रहे। मतलब आपने अगर ये सेम पहले चार्ज रखा हुआ था तो आपके पास कुछ फ्लक्स आ रहा था, है ना, अब आप चाह रहे हैं कि कहां पे कौन कौन सी लोकेशन पे आप एक और चार्ज को चिपका दें सो डैट कि आपके पास फ्लक्स में कोई भी चेंज ना आए, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे इस सिनेरियो में, जल्दी बताइए कैसे करेंगे। देखिए हेमिस्फीयर आपके पास है, अब आप ये मान सकते हैं कि अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इनिशियल की अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास इनिशियल सिनेरियो है, तो इनिशियल सिनेरियो की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे पास एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है प्लस क्यू मान लेते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट हम लेके चलते हैं पॉजिटिव आपके पास होगा, तो मैं प्लस क्यू मान लेता हूं। प्लस क्यू अगर ये चार्ज है तो इसकी वजह से भैया यहां पर क्या होगी, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलना स्टार्ट हो रही होगी, इसकी वजह से एक फ्लक्स हमारे पास आ रहा होगा। ठीक है, हेमिस्फेयर है तो हमें हेमिस्फेयर का ही देखेंगे, नीचे हमारे पास कुछ नहीं देखेंगे। अब आप अगर इसके बाद कोई भी चार्जेस को अगर कहीं पर भी रखेंगे, है ना, अनदर चार्ज अगर आप प्लेस कर रहे हैं तो उससे क्या इफेक्ट हमारे पास आएगा, उसको भी देखिए। प्रवीण हुआ, पता लग रहा है कैसे आएगा इसका आंसर। अगर मैं
यहां पे मैं एक लोकेशन लेता हूं कि अगर ये जो बी वाले पॉइंट पर है, इस पर अगर मैंने क्यू चार्ज रख दिया, तो इस क्यू चार्ज की वजह से आप देखना कि यहां पे हमारे पास क्या होगा भाई, फ्लक्स आएगी। इस क्यू चार्ज की वजह से फ्लक्स हमारे पास आएगी यहां पे, ये एंटर कर रही है, ये एंटर करी हमारे पास, ये एंटर दिख रही है आपको, ये यहां पर एंटर कर रही है, तो इसकी वजह से क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ये यहां से देखिए एंटर करी और एग्जिट कर गई, इसकी वजह से कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान से देखना। इस वाली की वजह से नो चेंज, बट इस वाली की वजह से चेंज आएगा। क्या ये डिफरेंस आप समझ रहे हैं क्यों? बिकॉज ये एंटर करी और एग्जिट भी कर गई, ये एंटर करी हमारे पास और उसी सरफेस से एग्जिट भी कर गई। ध्यान से देखना, ये यही इंपॉर्टेंट है। नो चेंज क्यों है? बिकॉज यहां पे एंट्री हुई, देन एग्जिट हुआ। इस वाले सरफेस में अगर आप देखेंगे, हमारे पास देखिए आपको एक एक ही फेस मिल रहा है जहां पे एंट्री हो रही है, एग्जिट के लिए तो कुछ मिला ही नहीं। अब आप कहेंगे सर नहीं निकल गए तो यहां से तो खाली था। अरे भाई खाली था, बट उसने चेंज तो कर दिया ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज करी होगी, अंदर आ गई तो यानी कि चेंज होगी हमारे पास। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, चेंज हो जाएगी। एंट्री हुई है बट एग्जिट नहीं हुई। तो इसमें अब ऑप्शन देखिए आप, अब कौन कौन सा ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें ऐसा काम हो सकता है कि एंट्री और एग्जिट अगर हो रही है तो सेम हो जाए, अदरवाइज नहीं हो। तो ये आपको दिखेगा ए पॉइंट की, अगर मैं बात करूं ए पॉइंट से और सी पॉइंट से, ए पॉइंट और सी पॉइंट से कोई भी अगर एंटर करेंगे तो एंटर भी करेगा, एग्जिट भी करेगा, और यहां पर देखिए यहां से अगर जाएगा तो टेंजेंशियली निकल जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? तो हमारे पास इसके आंसर जो रहेगा मल्टीपल करेक्ट है, इसलिए कई लोग वैसे भी थोड़े से वो हो जाते हैं कि सर क्या है इसका आंसर। तो हमारे पास एक तो ऑप्शन रहेगा ए, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, और एक ऑप्शन रहेगा ये सी। तो ए और सी इसको ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है। क्या बात समझ रहे हैं? ए और सी, हाँ बिल्कुल, अब समझ में आ गया ना। तो स्टार्टिंग में मतलब अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके दिखेगा कि हमें एडवांस के क्वेश्चंस की अप्रोच पता लगे कि अच्छा इसमें ये अप्रोच यूज हो गई है। ठीक है, तो वो यही छोटी छोटी चीजें रहती हैं जो आपको वहां पे काम आती है, यही छोटे छोटे पिक्सल्स हैं जो आपकी पिक्चर बनाते हैं। पिक्चर उतनी ही क्लियर रहेगी जितने ये पिक्सल्स क्लियर रहेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पिक्सल्स क्लियर होने चाहिए। आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास। आई होप कि ये फिगर सही दिख रही होगी, मुझे देखनी पड़ेगी पहले कि हमारे इसमें सही आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ यस, मेरी तरफ से सही आ रही है। आप भी एक बार बताइए कि ये फिगर सही दिख रही है। इसको समझेंगे, ये दो केसेस में हमारे पास है। एक सिलेंडर आपको दिया हुआ है, सिलेंडर आप समझ सकते हैं जैसे ये ग्लास हमारे पास है, ये बेसिकली इस तरीके से सिलेंडर की शेप में चेंज हो रहा है। बट इस बोतल को आप मान सकते हैं, ये बोतल हमारे पास अगर एक कर्व्ड को मैं लेके चलूंगा तो पूरा पूरा सिलेंडर हमारे पास है। ठीक है, तो अगर ऐसा सिलेंडर हमारे पास रखा हुआ है जिसकी रेडियस आपको आर दे रखी है, इसकी रेडियस आपके पास जो है वो आर है, हाइट इसकी एच है, कैपिटल एच। ठीक, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर ए। तो ये आपको ऐसी फिगर दे रखी है। आपको अगर इसे टिल्ट कर दिया, थीटा एंगल पर अगर टिल्ट कर दिया, तो आपके पास क्या फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये आपको बताना है। थीटा एंगल पर अगर इसे ऐसे टिल्ट कर दें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी। देखिए थीटा यहां से वर्टिकल से ले लो या हॉरिजॉन्टल से ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहां से भी अगर आप थीटा लेते तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके पास पता है, वर्टिकली अपोजिट नहीं, क्या कहते हैं इसे, हाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके पास रहेंगे, बराबर रहेगा। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं कि आप है ना पहले मुझे सिनेरियो बताइए, मैं आपको तीनों सिनेरियो बताता हूं। देखिए केस वन, केस वन, केस वन में मैं लेके चलता हूं कि अगर ये मेरे पास इस तरीके से एक सिलेंडर है और हमारे पास इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। ठीक है, और आप अभी के लिए ये मान के चलिए कि अगर कोई सामने से पर्सन अगर इसे देखता है तो इसे पर्सन को कैसा दिखेगा। अगर सामने कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो उसको सामने कैसे दिखेगा सिलेंडर। अगर ये यही सिलेंडर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपको किस शेप में दिख रहा है, आपको 3D फील आ रही है, वो तो वो अलग है। आप 2D फिगर बताइए, 2D फिगर आपको कैसे दिख रही है। अगर इतनी शेप अगर आप देख रहे हैं, 2D फिगर आपको कैसे दिखेगी? क्या 2D फिगर मुझे ऐसी नहीं दिखेगी? और ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा 2r, और ये डिस्टेंस कितना रहेगा हमारे पास h। क्या बात समझ में आई?
रेक्टेंगल दिखेगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं अगर इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे पास है, ये यहां से हमारे पास गया, तो इसका फ्लक्स आप बताइए, फ्लक्स कितना रहेगा? फ्लक्स देखिए रहेगा E इनटू इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया जो हमारे पास होता है 2RH, इसको मैं लिख सकता हूं। ये बात समझ में आई? ठीक है। और इसको मैंने 90 डिग्री पे अगर रोटेट कर दिया, अगर मैंने इसी को 90 डिग्री पे अगर रोटेट कर दिया इस तरीके से, मतलब इस सिलेंडर को मैं ऐसे अगर रख दूं, मैं यहां पे ले लेता हूं इसको। अगर ये सिलेंडर में ऐसे रख देता और अब भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वो कुछ इस तरीके से जा रही होती, तो बताइए आपको फिर कैसा दिखता? अभी हमने किया था ऐसा सर्कल, बिल्कुल पहले ही बता दिया। तो ये मेरे पास रहता सर्कल, सर्कल में रेडियस आर ही रहती ना, रेडियस आर ही रहती। तो फ्लक्स की अगर मैं बात करता तो फ्लक्स हमारे पास हो जाती ई और इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक ही रहता। अब तो समझ में आ गया होगा कि हमारे पास क्यों इसको ले रहे हैं। इसको मैं केस 3 मान रहा हूं कि मेरे पास केस 3 है। एक बीच वाला केस है जो हमें निकालना है, एक बीच वाला केस है जो हमें निकालना है। ये तो छोटू मोटू लोग भी समझ जाते हैं कि हमारे पास क्या रहेगा, किस तरीके से निकालेंगे। बीच वाला केस देखिए, और बीच वाला केस में जो हमारे चीते बच्चे रहते हैं, अगर टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है तो वो कैसे दिमाग लगाते हैं, कि IITN वाला दिमाग, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर इसी को मैंने क्या किया, इसी को इस तरीके से रख रखा है, हल्का सा टिल्ट कर दिया है। अब आप बताइए कैसी शेप बनेगी, पहले तो ये बताइए। और इसकी वैल्यू हमें ऐसी निकालनी है जिससे हमारे सारा काम हो जाए। बताइए। वाह, पहले ही निकाल दिया। चलिए देखिए, यहां पे हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा इस तरीके से, और बीच में मेरे पास ये रेक्टेंगल ही रहेगा, और यहां पे नीचे इस तरीके से रहेगा। क्या ये चीज समझ में आई? ऐसी शेप मेरे पास आएगी। फाई हम कैलकुलेट करेंगे अभी, अभी हम फाई कैलकुलेट करेंगे। ये जो फाई रहेगा बेसिकली ये डिपेंड करेगा इस थीटा पर, मतलब कितना हमने इसे रोटेट कर दिया उस पर डिपेंड करेगा कि कितना हमने इसे रोटेट कर दिया है ना। अल्टीमेटली तो उसी पे डिपेंड करने वाला है कि कितना हमने इसको टिल्ट किया है अल्टीमेटली। ठीक है, और टिल्ट मैं वहां से ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल से ले रहा हूँ मैं, ये वर्टिकल से ले रहा हूँ मैं टिल्ट। कितना हुआ, ठीक है, यहां से लेंगे तो हमारे पास अलग है। थीटा देखिए मैंने कहां से लिया है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थीटा को हम कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऊपर से अगर मैं कैलकुलेट करके चल रहा हूं तो मेरे पास वैल्यूज आपको पता है कैसे कैसे हमारे पास चल रही है। ये 0 डिग्री पे रहेगा, ये 90 डिग्री पे रहेगा, तो जो भी हमारा आंसर रहेगा उसको मैच करके देखेंगे कि थीटा की वैल्यूज कितनी डालें और कैसे हमारे पास आंसर आ जाए। आई होप कि पहले वाला तो आपको समझ में आ गया हो कि कितना फ्लक्स इसमें आ रहा है। पहले वाले फर्स्ट केस में हमारे पास जो फ्लक्स रहेगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, वो आपके पास ई की वैल्यू, और आपके पास ये 2R और H, ये आपके पास पहले वाला फ्लक्स हो गया। दूसरे वाला फ्लक्स की बात करते हैं। यही चीज तो इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। दूसरे वाले फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, चलिए मैं दूसरे वाले फ्लक्स की ही बात करता हूं। ठीक है भाई, डायग्राम मेरे ऐसे ही बनते हैं। मैंने थर्ड क्लास तक ड्राइंग बनाना सीखा था। उसके बाद हमारे क्लास के बच्चे जो थे वो काफी होशियार बच्चे थे, वो बोले कि अरे लड़कियां बनाती है ऐसे काम। फिर मैंने कहा कि हाँ यार, ये तो बात सही कह रहे हो, लड़कियां ही बनाती है पेंटिंग, बाकी हमारी क्लास के कोई भी लौंडा लड़की बनाता ही नहीं था पेंटिंग। फिर मैंने ये पेंटिंग बनाने का काम छोड़ दिया। फिर हमें पता लगा कि यार हमें तो पढ़ाना ही पसंद है। और पढ़ाने में जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए, क्योंकि मेरे दिमाग में तो पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर है कि हो क्या रहा है ना, आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली कर क्या दिया सर ने। तो वो उसी चीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपके पास यहां से आ रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सेपरेशन इनका यूनिफॉर्म ही होगा।
अब देखिए अगर ये आपके पास है तो अब आप यहां से अगर काम करेंगे तो आपके पास क्या चीज रहेगी, यूनिफॉर्म है ये ध्यान रखना भाई। बीच में मैं इस रीजन को कैसे बना रहा हूं ध्यान से देखना कि बीच वाला जो पार्ट है मतलब जो मेरे पास पूरा का पूरा आ रहा होगा, इस वाले पार्ट को मैं लेके चल रहा हूँ येलो येलो पार्ट में, तो ये वाला जो पार्ट हमें दिखेगा, ये वाला जो पार्ट हमें दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। और इसके ऊपर जो पार्ट आएगा इसको सर्कल लेके चल रहा हूं ये ऐसा रहेगा, ठीक है। इस वाले पार्ट की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो इस वाले पार्ट की वैल्यू को मैं फाई 1 बोलता हूं, और ये वैल्यू मेरे पास रहेगी भाई जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया जितना था उसमें ये जो कॉस का प्रोडक्ट जो आ रहा था वो आ जाएगा कॉस थीटा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये मेरे पास आएगा ई ए कॉस थीटा, इस चीज में एग्री कर रहे हैं। ऊपर वाले की अगर बात करें तो ऊपर वाला बड़ा मतलब थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, क्यों, इसमें देखिए कि आपके पास क्या हुआ कि यहां से आपने इसको घुमाया, ये जो आपके पास था इस एंगल से आपने इसको रोटेट कर दिया, आप देखिए कि इसका एरिया वेक्टर कहां था, इसका एरिया वेक्टर थीटा से इस तरीके से हमारे पास घूम गया, ठीक है। इसमें आपके पास ये जो कंपोनेंट रहेगा मतलब ये अगर इस तरीके से आपके पास घुमा है तो इसका फाई 2 की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास रहेगा ई, ये सेमी सर्कल घूम रहा है, कौन सा घूम रहा है भाई, सेमी सर्कल घूम रहा है। सेमी सर्कल का मतलब है कि आपके पास पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 घूम रहा है, और यहां पे आपके पास कॉस 90 माइनस थीटा घूमेगा, कॉस 90 माइनस थीटा घूमेगा। और ये इसकी अगर मैं बात करूं ये फाई 3 आपके पास है, ये सेम है जो हमारे पास फाई 2 होगा। अल्टीमेटली हमें फाई नेट निकालना है। फाई जो होता है वो मैं यहां पे ये भी सिखा रहा हूं कि स्केलर क्वांटिटी होती है, मैंने पिक्सल्स क्लियर कर दिए आपके कि पिक्सल्स क्या है, पिक्सल्स क्लियर किए मैंने आपके कि पिक्सल्स क्या है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हमेशा हमारा टारगेट रहता है कि पिक्सल्स देख लें क्वेश्चन में, वो छोटे छोटे पार्ट्स निकाल ले जो हमें समझ में आ जाए, है ना। तो आपको ये फाइनेट की अगर मैं बात करूं तो फाइनेट हमारे पास रहेगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ये तीनों को आपको क्या करना है ऐड कर देना है। ये दोनों तो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को आप हटा देंगे तो आपके पास रहेगा ई ए कॉस थीटा, ठीक है, प्लस पाई, ई आपके पास है वो कट जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कट जाएगा, ये आपके पास आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये कॉस थीटा आपके पास 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए एरिया क्या है, एरिया जो पहले वाले का तो वही एरिया लिखना है, तो एरिया पहले वाले का क्या था आपके पास, जो पहले वाले का एरिया लिख रहे थे वही एरिया आपको लिखना है। आपको कहेगा सर ये एरिया क्या है, भाई ये एरिया आपके पास वही है 2r/h, ये तो 2r/h वाला ही एरिया है, तो इसको भी आप पुट कर लीजिए, तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आएगा E इंटू 2r/h, 2e/r/h लिख देते हैं, 2e/r/h cos थीटा प्लस ई पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारे पास फाइनेट आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मेरे पास ये वैल्यू आ रही है तो इस वाली वैल्यू से दोनों आंसर आ जाने चाहिए, जल्दी बताइए, क्या इस वाली वैल्यू से मेरे पास दोनों आंसर आ जाने चाहिए, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, आ जाने चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले को चेक कर लेते हैं कि भाई अगर हमारे पास ये वैल्यू आई है, अगर हमारे पास ये वैल्यू आ गई है तो पहले वाले को चेक करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपको चीजें जो है वो वेरीफाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन में आता है तो बच्चा ऑप्शन में यही काम कर लेता है कि अच्छा उसको पता है कि इसमें तो टाइम लगेगा करने में, वैल्यूज डालेगा आंसर निकाल लेगा, तो वैल्यूज डाले के आंसर निकाल लेगा, आंसर मैच कर लेगा, तो जिसको पता रहता है वही कर पाएगा। इस तरीके से आपके पास है, आपको पता है यहां पर वैल्यू आपके पास क्या आनी थी, ये इस तरीके से आपके पास थी और ये आपने निकाला था। अब यहां पे मैं थीटा को क्या रखूं, भाई ये थीटा आपने इधर घुमाया था तो थीटा आपके पास यहां पे 0 डिग्री है, तो आप यहां पे 0 डिग्री डाल दो। इस वाले केस में मैं पुट कर सकता हूं कि मेरे पास थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो आप एक बार पुट करिए थीटा को 0 डिग्री, पुट करिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है,
साइन जीरो अगर जीरो होता है तो मेरे पास जो फाइनेट की वैल्यू है वो आपके पास देखिए कॉस मैक्सिमम होता है, कॉस जीरो कितना होता है 1 होता है, तो आपके पास आ जाएगी 2ERH। यही तो आ रहा था, देख लो आ रहा है, 2ERH आ रहा है। और अगर अगर यहीं पे आपके पास थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब इसको आपने रोटेट कर दिया, पूरा 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, यहां से ऐसे घुमा दिया, तो अगर 90 डिग्री से आपने रोटेट कर दिया तो आपको पता है कि सर्कल बन जाना था। ये सर्कल है, ठीक है, तो इसमें इसमें देखिए पुट करना है आपको 90 डिग्री, 90 डिग्री में देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, यही बचेगा आपके पास, साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो आपके पास बचेगा E πr², तो ये फाइनेट आपके पास आ गया, फाइनेट इज इक्वल्स टू E πr², है ना। क्या दोनों चीजें समझ में आ गई? हमें ये भी पता होना चाहिए कि यार आंसर कैसे मैच करना है, मतलब ऑप्शंस भी तो है ना, ऑप्शन का सहारा एग्जाम होगा हमारा, मतलब हमें थोड़ी सी मेहनत में जो है ज्यादा हमारे पास आउटपुट्स आ जाने चाहिए, ठीक है, ये काम हमें सेट करके रखना है। चलिए आई होप कि ये चीजें क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइन, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसको तो पूरा कर लिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डन है, अब हम आगे पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ पढ़ना है हमें, गॉस लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, आज हम गॉस लॉ का बिल्कुल बेसिक समझेंगे, इसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन है काफी मतलब आपके अंदर जो असली ट्रू इंजीनियर रहता है इसको जगा देगा। एंड गॉस और कूलम्स दोनों ही बहुत बढ़िया इंजीनियर्स भी थे, है ना, आप अगर पढ़ते तो हैं, साइंटिस्ट साइंटिस्ट नहीं है, इंजीनियर्स थे दोनों, जिन्होंने काफी अच्छी ऑब्जर्वेशन से हमें इस चीज को मार्क किया था। तो ये कैसे यहाँ पे चीजें रहती हैं इसको देखिए कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या कहता है। इसके लिए मैं छोटा सा पहले आपको 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक है, इसके बाद फिर यहीं से कंटिन्यू एक बार करेंगे, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हेलो, आवाज सही आ रही ना? ठीक है, सो हमें गॉस लॉ करना था, गॉस लॉ को स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है गॉस लॉ? गॉस लॉ कहता है कि चलिए आपने फ्लक्स निकालना सीख लिया, कि फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, निकाल लेंगे। बट अगर हमारे पास एक और इजी तरीका है, अगर हमारे पास सिमेट्रिक चार्जेस होते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक चार्जेस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बट अगर हमारे पास सिमेट्रिक चार्जेस रहते हैं तो ज्यादा सिंपल हो जाता है, नॉन सिमेट्रिक के लिए भी हम गॉस लॉ को यूज कर सकते हैं, पहली चीज तो ये नोट करके रखना, ठीक है। अब अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, डिस्क्रीट चार्जेस, मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, कि अगर मैं ये मान लूं कि मेरे पास यहां पे क्या है, एक टेबल है, और इस टेबल पर आपके पास बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, इस टेबल पर हमारे पास बहुत से चार्जेस रखे हुए हैं, जैसे मैंने बोला Q1 है, Q2 यहां पर है, Q3 है, Q4 कहीं पर बाहर पड़ा हुआ है, Q5 यहीं पर था,
Q6 कहीं बाहर पड़ा हुआ है, Q7 जो है वो यहाँ पर है। इस तरीके से चार्जेस हमारे पास है। अब कोई आया और ऐसे बोल रहा है कि मुझे सिर्फ जो फ्लक्स निकालना है, हम चाहते हैं कि फ्लक्स बता पाए कि 1 और 3 की वजह से कितना फ्लक्स है। देखिए मर्जी किसी की कितनी भी हो सकती है, इच्छा को कभी हम किसी की दबा नहीं सकते। तो कोई बोला कि जी मुझे बताना है कि Q1 और Q3 की वजह से बताइए कि कितना फ्लक्स आएगा, टोटल फ्लक्स बताइए, टोटल फ्लक्स 1 और 3 के चार्जेस की वजह से कितना फ्लक्स है। अब अगर कोई पर्सन सोचेगा तो वो कहेगा कि यार जितने भी चार्जेस हैं सबका इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा, होगा। गॉस ने ये कहा कि आप इमेजिन करिए, एक हाइपोथेटिकल सरफेस लीजिए कि ये आपके पास कैसा है, ये एक क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज सरफेस कुछ नहीं होता, एक पैकेट होता है, बंद पैकेट। क्लोज सरफेस क्या होता है, एक पैकेट फॉर्म में होता है। पैकेट जानते हैं ना क्या होता है, जैसे एक पॉली बैग हो गया आपके पास, बैग पॉकेट पैकेट कह लो या बैग कह लो, आपके पास एक बैग आपको मान के चलना है, एक क्लोज सरफेस। और इसके लिए एक स्पेशल नाम उसने दिया, कि ये स्पेशल नाम क्या दिया, इसको बोला कि दिस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। दिस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। कि इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं कि आप एक गॉसियन सरफेस पहले एज्यूम कर लो, अपनी आंखों से ही बना लो। हाइपोथेटिकल सरफेस है, असली में एग्जिस्ट कर नहीं रहे, तो अपनी आंखों से एक बार बना लो कि आपने इन दोनों चार्जेस को क्या करा, पैक कर दिया। अब आपको अगर फ्लक्स निकालना है इनके थ्रू, अगर आपको फ्लक्स निकालना है इन चार्जेस के थ्रू, नेट फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये फ्लक्स आपके पास रहेगा जितना भी चार्ज आपने एनक्लोज किया है उस गॉसियन सरफेस में, इसको डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो बस। नॉर्मल तरीका क्या था, नॉर्मल तरीका आपके पास था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी होती और छोटा छोटा जो भी एरिया यहां पर है उन सब एरिया को आपको कंसीडर करना पड़ता, तब जाके आपके पास क्या निकलता इस क्लोज्ड फिगर में। अगर आप ये काम करते तो जाके आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये फ्लक्स आपके पास आता। अब ये इसको इस तरीके से अगर मैं निकालता तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ रही है ये होती ड्यू टू ऑल चार्जेस। इस सारे के सारे चार्जेस मुझे इंक्लूड करने पड़ते, मतलब 1 भी लेना पड़ता, 2 भी लेना पड़ता, 3 भी लेना पड़ता, ये तो बट मेरे को तो इनको भी कंसीडर करना पड़ता। चाहिए मुझे 1 और 3 की वजह से ही था, क्योंकि यहां पे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 5 की वजह से भी रहेगी इस सरफेस पे, 6 की वजह से भी इस सरफेस पे रहेगी, 7 की वजह से भी रहेगी, या कोई और चार्ज एक्सटर्नली रखा होगा उसकी वजह से भी रहेगी। बट अंदर ये जो एनक्लोज चार्ज है ये मुझे सिर्फ इनसाइड दी गॉसियन सरफेस वाले लेने हैं, कि जो अंदर वाले रहेंगे इनसाइड दी गॉसियन सरफेस, जो अंदर है बस उसी की वजह से हमें यहां पर क्या है, चार्जेस को लेना है। तो ये तो काफी आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो यही गॉस लॉ है बस। अब इस गॉस लॉ को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चंस में देखेंगे। अल्टीमेटली गॉस यही कह रहा है कि अगर आपको, देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स मैं यहां पे बताता हूं, ये बोल रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको निकालना है किसी भी क्लोज सरफेस पे, जैसे मैंने बोला कि क्लोज सरफेस क्या होता है, एक पैकेट होता है, एक बैग होता है। अगर कहीं पे क्लोज सरफेस नहीं देगा तो आप क्लोज सरफेस बनाएंगे। जैसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन में क्या बोलता है, ऐसे बोलता है कि एक स्क्वायर आपके पास है और स्क्वायर से हाइट एच पर आपने क्या कर रखा है, एक चार्ज रख दिया है जी क्यू। तो आप गॉस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते जब तक क्लोज्ड फिगर ना बना दें। हाइपोथेटिकल सरफेस है बेशक, आपके पास एक आपको बनाना पड़ेगा इसको क्लोज करने के लिए। आप इसे क्लोज करेंगे तब होगा, ओपन सरफेस पे अप्लाई नहीं होती, ठीक है। कांट अप्लाई इन ओपन सरफेस, तो ओपन सरफेस पे आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि एक क्लोज सरफेस है, तो आप चीजों को मान सकते हैं। तो देखिए इसी में अगर मैं इसी क्वेश्चन का अगर आंसर बताऊं, तो अगर कोई पूछे कि ठीक है, एक आपने एक ऐसे स्क्वायर रखा हुआ था, आपसे फ्लक्स पूछ रहा था कि फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो टोटल फ्लक्स कितना इजी है निकालना। चार्ज कितना है भाई, एक ही चार्ज है सर, अंदर क्यू है, इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, बस आपका फ्लक्स आ गया। जो भी चार्ज है, आप चार्ज को देख लो कि चार्ज अंदर कितना है, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, इजी इजी, बिल्कुल इजी पीजी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कई बार आपसे ऐसा भी पूछ लेता है कि चार्ज बता दो, अरे भाई चार्ज भी बता देंगे। अब इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आती है, अगर चार्ज पूछे तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज आपके पास हो जाएगा फाई और एप्सिलॉन नॉट। कई बार हम इतने कैपेबल रहते हैं कि फ्लक्स निकाल लेते हैं और एप्सिलॉन नॉट के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से दोनों चीजों का यूज रहता है, जो हमने अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखा है वही काम हम यहां पे करते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए। इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन से आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर होंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, बताइए जवाब क्या रहेगा। आपके पास दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस इज द लार्जेस्ट, लीस्ट और सेम, है ना, या क्या रहेगी, सेम फॉर दी ऑल, क्या है? जल्दी से पढ़िए, एबीसीडी जल्दी बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। अलग अलग शेप दे रखी है। एक तो हमारे मेरा पुराना एक स्टूडेंट था, काफी मतलब ऐसा था, बोलता था कि सर ये इतनी गंदी गंदी फिगर दे रखी है, ऐसे तो आपने एरिया निकालना सिखाया ही नहीं है कि एरिया निकाल लें, कि फ्लक्स को हम सोचें कि फ्लक्स हमारे पास होती है फाई ए। क्योंकि बच्चे का दिमाग दोनों दोनों तरीके से चलता है। बच्चे का दिमाग चलता है कि जहां पे भी रखा होगा हमने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी और एरिया होगा, तब आप निकालेंगे। दूसरा मैंने कहा कि आपको दूसरे तरीके से भी देखना है कि चार्ज कहां है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप देखेंगे सब में, क्योंकि कई बार होता है जब हम क्वेश्चन को बार बार देखते रहते हैं तो बिन पढ़े भी कई बच्चे मार्क कर देते हैं। आपको ये काम नहीं करना। आप एक आईआईटीएन है, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जैसे वो एक रहता है ना, एक कहावत है, चीते की चाल बाज की नजर, और आपकी ऑब्जर्वेशन कोई संदेह ना करे। क्योंकि कंप्यूटर साइंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको लाखों लाइनों कोड रहता है, आपकी नजर एरर पे जाएगी तुरंत ही। यही ऑब्जर्वेशन होती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे सब में चार्ज कितना है, क्या सब में चार्ज सेम है, क्या सब में यहां पे चार्ज सेम है? जी चार्ज सेम है। तो फ्लक्स हमारा कभी भी टोटल फ्लक्स, देखिए टोटल फ्लक्स की बात हो रही है, इस चीज का भी ध्यान रखना। टोटल फ्लक्स जो है वो एरिया पे डिपेंड करता ही नहीं है। आपके पास वो सिर्फ डिपेंड करता है भाई अंदर चार्ज कितना है और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, बस इसी पे डिपेंड कर रहा है, यही है। और ऐसे एरिया तो आप वैसे भी नहीं निकाल पाते अगर निकालना ही होता आपको। ठीक है, तो चलिए ये बात आपके पास हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहते हैं जिनको मैं ये सोच सकता हूं कि आपके जेई मेंस में पूछे जा सकते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो इनको भी पढ़िए, जल्दी से बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। आपके पास बोला है कि 5 चार्जेस आपके पास है, 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना, रेंडमली दिया हुआ है। और बोला है कि एस जो है आपके पास एक गॉसियन सरफेस है। गॉस लॉ जब आप अप्लाई करेंगे ई डॉट डी एस, वो हमारे पास होती है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें बोला है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा है और इसके बारे में बात कर रहा है। प्रवीण जल्दी बताओ क्या रहेगा। साइड हो जाता हूँ, एक मिनट। जल्दी बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एलएचएस ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव कंट्रीब्यूशन। अभी मैंने आपको बताया, अभी तो जो सिखाया वही है। मतलब आपको मुझे, देखिए एक अच्छे टीचर की पहचान यही रहती है कि बच्चा जब एग्जाम में बैठा हो उसको कोई भी चीज ऐसी नहीं लगनी चाहिए क्वेश्चन में कि ये तो क्लास में करवाई नहीं। मैं आपको हर एक चीज ऐसी करवाऊंगा जो आपको ऐसा लगे एग्जाम में बैठ के कि यार ये तो सर ने करवा रखा है। नहीं कर पाएंगे वो आपकी गलती है कि आप सही से करके नहीं गए, बट अगर करके जाओगे तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे 100%। आप यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है यहाँ पे, ये तो क्या होती है, ड्यू टू ऑल चार्जेस होती है। ये तो ड्यू टू ऑल चार्जेस होती है। और इसकी अगर हम बात करें, ये सिर्फ जो एनक्लोज कर रहा है, या हम बात करें कि इनसाइड चार्जेस की, उन्हीं की वजह से होती है ना। तो हमारे पास E जो है on the LHS of the above equation will have a contribution from all the charges, while Q on the RHS have the contribution from Q2 and Q4। यही दोनों अंदर है। तो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई प्रवीण? ठीक है। अरे बी, सी क्यों है? will have contribution from all the charges while Q on the RHS will have contribution from Q1। ये 1 3 और 5 तो बाहर है, बाहर वालों की वजह से कंट्रीब्यूशन नहीं होता, अंदर वालों की वजह से कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़िए इसको। ये है तो वैसे AIPMT का, बट स्टिल आपके लिए रेलिवेंट है, तभी मैंने यहां पे लिया है। यहां पर देखिए एक चार्ज क्यू है, उसको एंक्लोज किया गया गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस है आर। अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो आउटवर्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा? अगर रेडियस को डबल कर दे तो आउटवर्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा? सोच के समझ के जल्दी बताइए क्या रहेगा इसका आंसर।
टोटल फ्लक्स क्या होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। रेडियस आप चाहे कितनी बढ़ा दो भाई, फ्लक्स तो उतनी रहेगी, फ्लक्स तो आपके पास उतनी रहेगी। अब इसे कई बच्चे कहते हैं, मानते नहीं है, मानते नहीं, बट फिजिक्स का फायदा ये है कि हम तो मनवा सकते हैं भाई, रेडियस कितनी बड़ी बना दो। अब मैंने कहा कि अगर ये प्लस पॉजिटिव चार्ज आपके पास है, यहां से आप मान लीजिए मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 4 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता हूं कि एक यहां से निकली, एक यहां से निकली, एक यहां से निकली, एक यहां से निकली। अगर 4 लाइंस यहां से निकली है, अगर 4 लाइंस अंदर वाले से निकली है, तो 4 लाइन बाहर वाले से निकलेगी। क्या ही फर्क पड़ जाएगा? 5 निकलेगी, 5 निकल जाएगा। n लाइंस अगर निकल रही है तो n आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं एक पैटर्न आपको चीजें बताऊंगा, फिर आप इस चीज का जवाब देना। ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, फिर इस चीज का जवाब देना। चलिए, इसके लिए मैं एक क्यूब बनाना चाहूंगा। अगर मेरे पास एक क्यूब है, आप बताइए क्यूब इतना स्पेशल क्यों होता है? क्या खासियत है क्यूब में? ये एक जो क्यूब है, क्यूब के क्या क्या चीजें होती है भाई? क्यूब के मैं कह सकता हूं कि क्यूब के पास एजेस होती हैं। क्यूब के पास कितनी एज होती है? एज होती है ये वाली, कोने। कितने कोने हमारे पास? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी लिखिए। कोनों के अलावा हमारे पास क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स के अलावा हमारे पास क्या रहती है? तीसरी चीज फेस होता है। ये 3 चीजें हमारे पास क्यूब के होते हैं। मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता हूं। फेस की अगर बात करें, देखिए 6 होते हैं। आपने डाइस के गेम खेले होंगे, तो डाइस में आपको पता है कि 6 हमारे पास मैक्सिमम 6 आ सकता है, उससे ज्यादा आते नहीं है। वर्टेक्स की अगर हम बात करें, तो वर्टेक्स आपके पास 8 होते हैं। और अगर मैं एजेस की बात करूं, तो एजेस आपके पास 12 एजेस यहां पर आएगी। ठीक है, तो अब हम यहां पे जो चार्जेस को है ना, चार्जेस को प्लेस करेंगे इन्हीं जगह पर। एक बार फेस पे करेंगे, एक बार वर्टेक्स पे करेंगे, एक बार एज पे करेंगे, और फिर देखेंगे क्या हमारे पास इफेक्ट आता है। तो अगर मैंने मान लिया कि हमारे पास एक क्यूब है, अगर हमने मान लिया कि हमारे पास एक क्यूब है, और क्यूब के फेस पर आपने क्या रखा हुआ है भाई? क्यूब के फेस पर आपने एक चार्ज को प्लेस कर दिया है, फेस पर। ठीक है, मेरे पास लेदर की बॉल है, कहाँ रखी है? हाँ, ये रही। बस इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के लिए रखी हुई है। अभी तो 3D भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। AR VR अभी सेटअप हो जाएगा, तो नेक्स्ट मतलब मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंडे से जो क्लासेस रहेंगी, उसमें मैं यहीं पर चीज़ें दिखा पाऊंगा आपके पास। ठीक है, तो वो भी एक बेटर चीज़ रहेगी। देखिए, ये क्रिकेट की बॉल आपके पास है। मान लीजिए फेस की हम बात कर रहे हैं। फेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो अ, अगर मैंने इसको बिल्कुल एक दीवार के बीच में रखना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आधी बॉल जो है, देखिए ऐसे इस तरीके से रहेगी। अगर मैं इसको दीवार के बिल्कुल बीचों बीच रखना चाह रहा हूं, तो मेरे पास क्या रहेगा? आधी बॉल इस साइड और आधी बॉल इस साइड। तो मैं मान सकता हूं कि अंदर चार्ज कितना आएगा? अगर मैंने ऐसे रखा है, तो अंदर चार्ज कितना जाएगा? क्या अंदर चार्ज मेरे पास Q/2 जाएगा? अंदर चार्ज Q/2 जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और अंदर अगर चार्ज Q/2 अगर जा रहा है, तो 5 फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, 5 नेट, तो 5 नेट मेरे पास कितना रहेगा भाई? Q/2 एप्सिलॉन नॉट, जो अंदर की तरफ चार्ज क्या, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। वर्टेक्स की अगर हम बात करेंगे, तो वर्टेक्स में देखिए, अगर मैं वर्टेक्स की बात करता हूं कि अगर कोई चीज वर्टेक्स पे रखी हुई है, तो क्या होगा? तो अगर किसी चीज को आप वर्टेक्स पे रख देते हैं, तो क्या हमारे पास होगा? और किसी चीज को अगर आप एज पे रख देते हैं, तो क्या होता है? तो एज पर देखते हैं पहले तो। एज पर, अब मैंने एज पर रखा है। एज पर रखने का मतलब क्या है कि देखिए, एक तो दीवार ये है आपके पास। एज का मतलब देखना, एक दीवार आपके पास ये है, क्योंकि एज तो यही होती है ना। आपके पास दो दीवारें ऐसे टकरा रही होगी भाई। मेरे पास अगर क्यूब है, तो क्यूब का मतलब क्या है कि ये ऐसे कोना होगा इस तरीके से 90 डिग्री पर। मेरे दोनों हाथ ऐसे इस तरीके से रखे हो, तो ये होगा। अब यही काम आपको इस बॉल के लिए साथ करना है। एक एक दीवार का मतलब, ये जो मेरा एक कोना था, इसको तो मैंने ऐसे रख दिया। एक कोना आप ऐसे रखेंगे, है ना? तो मैं इसके लिए ऐसे रख रहा हूं कि हाफ बॉल ऐसे अंदर आई, अगर एक बॉल रहती।
ये अगर आइए तो इसके लिए हाफ है, आपने हाफ का हाफ कर दिया तो कितना है, Q/4, यानी कि आपने हाफ का हाफ 4, ये आपके पास कितना है, ये आपके पास आया Q/4, तो ये आपके पास आ गया Q/4। Qnet की अगर मैं ये फाइनेट की अगर बात करूंगा तो फाइनेट हमारे पास आ जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब इसकी बता दीजिए, इसमें मुझे लगता है कि अब तो आपको पता ही लग गया होगा, यहाँ पे Qin कितना आएगा, Qin आपके पास आएगा Q/8, 3 सरफेस आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और फाइनेट की अगर हम बात करेंगे तो फाइनेट आपके पास आएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। बस यही 3 केसेस बन सकते हैं। अब इस 3 केसेस में कुछ भी चीज खेल ले, मतलब वो एक तरीके से टैलेंट है एग्जामिनर का कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए जल्दी से बताइए। सबसे पहले बोला है कि ए पॉइंट पर रखा है, ए पॉइंट आपके पास कॉर्नर पे है, आंसर जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए। ए पॉइंट पे बोल रहा है कि ए पॉइंट पे आपके पास क्या होगा, फिगर भी दिखनी चाहिए आपको, है ना। तो आपके पास मैं थोड़ा सा इधर की तरफ हो जाता हूं, चलिए यहां लिखता हूं। चलिए ए पॉइंट की अगर बात करेगा तो ए के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉर्नर पे है, तो फ्लक्स हमारे पास कितना आएगा, फ्लक्स आएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। चलिए बी की बात करते हैं, बी में आपके पास क्या रहेगा, मिड पॉइंट ऑफ द एज, मिड पॉइंट ऑफ द एज, क्या ही फर्क पड़ रहा है, मिड पॉइंट पर रखो चाहे कहीं भी रखो, आपने एज पर अगर रख दिया तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट। चलिए सी वाला बताइए, सेंटर सी और डी, मतलब सी या डी आपके पास सेम ही आंसर होगा, और फाई जो आपके पास रहेगा वो कितना आएगा आपके पास, मिड पॉइंट पे रखा है तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट। बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की आपकी क्लैरिटी दिखाएगा, मल्टीपल यहां पर करेक्ट हो सकते हैं, ये भी मैं बता देता हूं। बोला है कि E.ds 0 है, E.ds जब आप कर रहे हैं 0 है, और ये जो ऐसे क्लोज दिया हुआ है इसका मतलब क्लोज इंटीग्रल होता है, ये हमने ऐसे लगाया, आपको बोला है कि E.ds आपके पास ये है 0 है, ठीक है। ये आपके पास लगता है क्लोज्ड, मतलब आप क्लोज सरफेस पे तो निकाल रहे हैं, ये आपका क्लोज सरफेस के लिए लगता है, तो बोल रहा है 0 है। आपको पता था ये किसके बराबर होता है जी, ये बराबर होता है जो अंदर चार्ज आपके पास है वो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं इसमें एक चीज कह सकता हूं कि मैं कभी भी अगर कोई मेरे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो मेरा एक तरीके से देखने का नजरिया ऐसा रहता है कि मैं ये देखता हूं कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर हमारे पास है, बस यही देखता हूं। अगर ये वैल्यू 0 है तो मैं ये कह सकता हूं कि जी न्यूमरेटर 0 होगा। एक पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी बताइए, देखिए आंसर ऑप्शन हम बाद में पढ़ेंगे, वैसे पहले पॉसिबिलिटी बताइए, पॉसिबिलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी जी Qin जो है अंदर 0 हो जाए, यानी जो भी सम हमारे पास हो वो अंदर 0 हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक क्वेश्चन हमने और किया था, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी वो याद आया, ये वाला, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था जिसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर गई उतनी उस सरफेस से अगर बाहर निकल जाए तब भी 0 हो जाती है, जितनी आपके पास अंदर गई उतनी अगर बाहर निकल जाए तब भी आपके पास क्या होती है, तब भी 0 हो जाती है, ठीक है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं दूसरी कंडीशन हमारे पास रहती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एंटर कर रही है ये बराबर हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एग्जिट कर रही है, तब भी 0 हो जाएगा। देखिए यहां पर यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल्स टू दी, ये ठीक है। या ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो हमारे पास बाहर आ गए हैं। क्या बात समझे, ये दो चीजें समझ गए हैं क्या, क्या ये दो चीजें समझ गए हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, एक क्वेश्चन और आपके सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज कैसी आपके पास होती है, कंटिन्यूअस इफ देर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस इफ देर इज नेगेटिव चार्ज, डिसकंटिन्यूअस इफ देर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट, क्या रहेगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी वैल्यूज यहाँ पे ये रखती है। ये आपका एक जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ये भी आपका होमवर्क, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है, बाकी फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। गॉस लॉ आपका पूरा हो गया। अब गॉस लॉ पे कैसी एप्लीकेशंस रहती है, किस तरीके से गॉस लॉ को अप्लाई किया जाता है, क्या हमारे पास तरीके हैं,
कि गॉस लॉ को हम काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं गॉस लॉ को करते हुए, वो काम करेंगे। जहाँ पे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट रहेगी वहीं मैं डेरिवेशन कराऊंगा, अदरवाइज कुछ डेरिवेशंस को हम स्किप भी कर सकते हैं। कुछ डेरिवेशंस के स्टेप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रवीण कुमार, तुम्हें बोर्ड का पेपर देना है अब की बार, और देना है तो फिर कौन सा बोर्ड का देना है एक बार ये जरूर बता दो, तो डेट की मैं उसी हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लें। बिकॉज काफ़ी बच्चे फिर मैंने देखे हैं कि हमसे भी पढ़ लेते हैं फिर बोर्ड के लिए अलग से पढ़ रहे हैं, तो मतलब वो चीज़ नहीं करनी, दोनों चीज़ें आपको अब माइंड रखनी है, ठीक है। बोर्ड का वैसे भी लास्ट में आप 1-2 महीना पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, वो हम लास्ट में भी वन शॉट पे रिवीजन कर लेंगे उसका, ठीक है, तो वो टेंशन नहीं लेनी है। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। टिल देन, बाय बाय।